चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए कमेंट बॉक्स पे, फिर हम क्या करते हैं अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस सभी का नोटिफिकेशन आ गया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों से वादा किया था कि इसी मंथ में आपके पास क्या है, सभी के सभी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो देखो आपके सामने सभी नोटिफिकेशन आ गए। मैंने बात कही थी नोटिफिकेशन इसी मंथ आएगा। आप लोग परेशान थे, सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा। और मैंने जब आपको बता दिया था कि इसी मंथ आपके पास क्या आना है, नोटिफिकेशन आना है, तो इस मंथ में आपके सामने क्या आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। और आप लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम को लेकर के सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा जल्दी हूं इसलिए क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे, आज एग्जाम है, थोड़ी बहुत बातें एग्जाम को लेकर के भी कर लेते, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूं। तो इस बात को याद रखिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आ जाइए। अमर मिश्रा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम क्या करेंगे, बेसिकली बात कर रहे होंगे एमपी पुलिस को लेकर के, बात करूंगा स्ट्रेटेजी को लेकर के, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीएससी की स्ट्रेटेजी को लेकर कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सोमदेव लोधी जी, जय हिंद गुरु जी। बिल्कुल, जय हो सौरभ। सौरभ सर भी आ गए हैं। जय हो गुरुदेव, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। आप सब कैसे हो? और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अब तो खुश भी होंगे ज्यादा। देखो, मैंने आप लोगों को एक दिन क्लास में क्या बताया था कि आपको बताया था, जय प्रजापति जी आपका भी स्वागत है, एमपीपीएससी। और साथ मैंने आपको क्या बताया था, पुलिस को लेकर के। तो आपके सामने जो है पुलिस, या आप लोग ऐसे देखो, पुलिस की भी आ गई हमारे पास, ठीक है। और साथ में क्या आ गई आपके पास, पुलिस के साथ साथ एमपीपीएससी भी आ गई। देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो, कांस्टेबल की वैकेंसी देख रहे हो, ठीक है। और यहां पर क्या देख रहे हो, एमपीपीएससी की। आप लोगों ने आज नोटिफिकेशन देखा होगा तो 235 एग्जैक्ट मुझे लगता है कि यही आंकड़ा है और इतनी वैकेंसी आपको दिखाई देगी। तो यहां से अब देखो, बिल्कुल आप लोग क्या करो, सिलेक्शन लो, मेरा आप सभी के साथ आशीर्वाद है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, कहां से चलना चाहिए। सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं, पहला नोटिफिकेशन किसका था, तो पहला नोटिफिकेशन था आपका कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल से स्टार्ट करते हैं कि आपको यहां पर किस पर फोकस करना चाहिए। देखो यहां अगर आपको फोकस करना है तो पहला होता है आपके सामने मैथ, दूसरा आपको किस पर फोकस करना है, दूसरा आपको फोकस करना है रीजनिंग, तीसरा आपको किस में फोकस करना है, तो देखो यहां पर आपको साइंस सेक्शन, और साइंस में भी किस पर, आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है। देन आ जाओ, आप लोगों को थोड़ा सा फोकस किस पर करना है, तो यहां पर आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड कहां पर आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सौरभ पटेल जी, प्रिपरेशन के लिए टाइम सही मिला है सर, हाँ बिल्कुल बहुत सही टाइम है। और आप लोगों के पास तो और ज्यादा टाइम था, मैंने आप लोगों को और पहले ही कहा था कि इसी साल आएगी, दिसंबर के मंथ में ही आएगी। आप लोगों को क्या करना चाहिए था, तभी से लग जाना था मेहनत करके, और अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो देखो यहां पर कांस्टेबल की वैकेंसी में, फिर इसके बाद आपको फोकस करना है एमपी में। ये हमारा क्या होना चाहिए, तैयारी का नजरिया। देखो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपके पास लगभग यहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस तो आपको यहीं पर दिखाई दे जाएंगे। देन आ जाओ बच्चों, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग से आपको कितने, तो यहां पर आपको लगभग 30 क्वेश्चंस किससे मिल जाते हैं, तो ये मिल जाते हैं आपको रीजनिंग से। इस वाले सेक्शन में आते हो बच्चों, आपके पास आते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे कहां से हो जाते हैं, तो ये साइंस वाले सेक्शन से हो जाते हैं, बायोलॉजी से। इसके बाद देखो ये करंट हो गया, एमपी हो गया, और साथ में जैसे आप क्या कहते हो, जनरल अवेयरनेस कहते हो, ठीक है, या जनरल नॉलेज कह सकते हैं इसको हम, जीएस नहीं कहेंगे क्योंकि यहां से आपके पास स्टैटिक जीके आता है। तो इस रीजन पर आकर के आपको फोकस करना है। मेन फोकस पुलिस की वैकेंसी में आपको करना है मैथ पर और रीजनिंग पर। यहां से आपके सामने कितने क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चंस आपको इन दोनों से मिलाकर के मिल जाएंगे। इसके बाद आपके ये प्लस हो जाते हैं साइंस वाले 15, मतलब आपके पास 15 अगर हम इस पे क्या कर दे, प्लस कर दे, तो आपके पास हो जाते हैं 85 क्वेश्चंस। और अगर आप इस 85 क्वेश्चंस की तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके बाहर अगर आप जाते हो तो आप इस बात के मान के चलो कि आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। देखो दूर इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है जीके में फोकस करने लग जाओगे,
और जीके पूरा का पूरा करंट और एमपी मिला करके आपके सामने 15 क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत मैक्सिमम हो गया तो मैं बता देता हूं आपको 20 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आप क्या करोगे, टाइम दोगे। इसको उतना ही टाइम देना है जितने में हमारा काम बन जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस रीजन से उतने क्वेश्चंस नहीं आते, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बन जाएंगे, सभी से बन जाएंगे। तो मेरी बात मान करके चलो, और आपको यहां पर फोकस पुलिस के एग्जाम में, कांस्टेबल का जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, किसका एग्जाम है ये, हमारा पुलिस का एग्जाम है। और पुलिस के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको इन 3 सेक्शन को सबसे ज्यादा महत्व देना है, मतलब मैथ को, रीजनिंग को और साइंस वाले सेक्शन को, तब आपका जाकर के कहीं पर सिलेक्शन हो पाएगा। देखो इस वाले रीजन से एमपी आप लोगों ने जितनी पढ़ ली, जितने क्वेश्चंस लगा दिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो एमपी आपके पास क्या है, तैयार है पहले से ही। तो एमपी पे आप पुलिस के लिए ज्यादा फोकस मत करने लग जाना, ठीक है। पुलिस में जितना आपने पढ़ा है आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये जो आपका ये एरिया, मतलब जनरल अवेयरनेस वाला, इसे भी आप क्या कर सकते हो, छोड़ के चल सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मान लो आ जाता है प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद में है, ठीक है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पूछ लेगा आपसे क्या, हिमालय, गंगा, ये सारी बातें आपको यहां से निकल करके आएंगी। तो इसको भी आपको क्या करना है, बस यहां पर फोकस करते हुए चलना है। देखो थोड़ा सा याद क्या करके रखना है, करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो आपको करंट अफेयर्स में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स के साथ साथ क्या हो जाता है, जैसे पुरस्कार हो गए, पुरस्कार के साथ कोई सम्मेलन हुआ, कहीं पर कोई समिट हुई है, उसके बारे में याद रखो। इतनी बातें आपको यहां पर मालूम होनी चाहिए। देन आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसके बाद आपको जीएस का थोड़ा थोड़ा क्या है, स्टैटिक पार्ट होना चाहिए, मिसलेनियस। और आप अगर इतनी बातें करते प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए, तो मैं आप लोगों को यहीं पर 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूं, ठीक है। 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग लिख कर ले लो, इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। इस बात को आप मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन को इसके बाद कोई भी नहीं रोक सकता है, आप 100% यहां से सिलेक्शन ले जाएंगे। इतनी बातें याद करके चलो। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या जाता है, अब एमपीपीएससी के बारे में मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं कि आपको पीएससी की कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। यहां पर आओ और पीएससी देखो कैसे हमको तैयारी करनी है। तो पहली बात समझो कि पीएससी की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए क्या। पीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो आपको फोकस करना है, पहला फोकस है आपका एमपीजीके में। कहां पर है, एमपीजीके। इस रीजन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, 30 से 35 क्वेश्चंस जो है इस रीजन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट है आपका करंट वाला सेक्शन, ठीक है। कौन सा हो जाता है आपका, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपके पास कितने क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मालूम है 15 से 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारे पास, वो आता है हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास वाला चैप्टर आएगा। इतिहास में देखो हर बार जब आप एमपी में देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पर दिखाई देगा। SC ST एक्ट अलग हो गया है, तो इस सेक्शन से आपके पास क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं। देखो इसके बाद आपके पास आता है पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है। पॉलिटी वाले सेक्शन से बच्चों कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात आप मान के चलो कि इस बार कम से कम भी आएगा तो 8 से, मतलब हम कह सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे। 5 to 7 क्वेश्चंस जो है आपको हिस्ट्री के पॉलिटी के देखने मिल जाएंगे। इसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट होता है तो हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है, साइंस का मिलाकर के पूरा। साइंस का मतलब हो गया इसमें आपका फिजिक्स भी हो गया, साथ में आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया और बायो हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर के बच्चों आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस इस रीजन से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मेजर। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है जियोग्राफी का। तो ज्योग्राफी में देखो आपको क्वेश्चंस कितने देखने मिलेंगे, तो यहां पर आपको 4 से 6 क्वेश्चन मध्य प्रदेश में किसके देखने मिल जाएंगे, ज्योग्राफी से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, अगला सेक्शन जो है तो हमको दिखाई देता है इकोनॉमी। और आपको मालूम है इकोनॉमी से आपके पास क्या हो जाएगा,
इकोनॉमी से अगर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बहुत है। बाकी वो कहां पर बढ़ा देता है, आपका जो आपसे एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन पूछ लेता है, प्लस आपका क्या है इकोलॉजी। इस सेक्शन से आपने देखा होगा कि कभी कभी समेट जिसे हम क्या कहते हैं करंट में भी ले लेते हैं। फिर अगर इसको अलग से रखना चाहें तो 3 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज भी है। तो आपको इतनी बातें यहां पर देखनी पड़ेगी। बात क्लियर है, जल्दी से बताओ। तो देखो यहां पर आपके क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 35 और ये हो गए आपके 50 के बाद अगर इन दोनों को मैं 20 मान लूं तो 70 क्वेश्चंस हो गए। फिर यहां पर क्या हो गया 85 और 85 के बाद ये आपके क्या हो गए 93 और इन दोनों को मिलाकर के 7 क्वेश्चन। तो आपके पास कितने हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिए किस रीजन से आते हैं। तो इस बात को याद रखो, हम 8 से 10 क्लास लेंगे। आयोग जो है देखो वो किस में आता है बच्चों, आयोग आपका आ जाता है किस में, पॉलिटी वाले सेक्शन में आ जाता है आयोग। क्यों परेशान हो, आपसे निर्वाचन आयोग पूछ लेगा, चुनाव आयोग पूछ लेगा, तो आयोग को लेकर के इतना परेशान मत हुआ करो। आयोग तो आपको वैसे ही मालूम है, आपने पॉलिटी में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे आयोग आपको यहीं पर दिखाई दे जाएंगे। SC/ST एक्ट है नहीं तो वो पॉलिटी में आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। सागर जी मैं तो ज्यादा क्लासेस लेने के लिए सोच रहा था, आप क्या करेंगे 8 क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, 8 क्लासेस आपके लिए मैं लेकर आता हूं और इसे क्या करते हैं यहां पर कंप्लीट कर देंगे। बात क्लियर है इतनी, तो हम क्या करेंगे यहीं पर इसे कंप्लीट करते चलेंगे। 8 क्लासेस में हम क्या कर लेंगे अपनी क्लास को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी सेक्शन आपसे छूटने नहीं पाएगा, इस बात को मान करके चलिएगा। और ये बात 100% मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इतना करते हो तो मैं आपको आपके पीटी की गारंटी देता हूं और आप क्या कर लोगे यहां से 100% पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। देखो MP GK के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे नोट्स बहुत हैं, ठीक है, और ये जो क्लास देख रहे हैं इतनी बहुत है। अब आपको करंट के लिए क्या करना है ये बात याद रखो। एक तो आपको लेनी है PD या प्रतियोगिता दर्पण, और इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा फोकस करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण में आपको पढ़ने की जरूरत है। 2 पेज होते हैं जिसमें लिखा होता है महीने का सार संग्रह, मंथ का ये क्या कहलाता है आपका सार संग्रह कहलाता है। तो आप इसे क्या कर सकते हो सार संग्रह को पढ़ सकते हो, और यही 2। और एक आती है आपके पास क्रॉनिकल आती है पतली सी, उस क्रॉनिकल को फॉलो कर लो 1 ईयर की। ठीक है, 1 ईयर की फॉलो करनी है। आप ये मत सोच लेना कि 4 महीने जनवरी से फॉलो कर लेता हूं और MP में क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पिछली मतलब 2020 की जनवरी से आप फॉलो करना कम से कम, क्योंकि मध्य प्रदेश कहीं का भी करंट पूछ लेता है। तो 2020 की जनवरी से लेकर के आपको कब तक चलना है, आपको चलना है मार्च तक। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम कब है, एग्जाम है आपका 11, ठीक है 4/11 को, मतलब 11 तारीख महीना कौन सा है हमारा चौथा। तो अप्रैल में आपको 11 अप्रैल को एग्जाम देना पड़ेगा। इतनी बातें आप यहां पर मान के चलो। अब आप लोगों के पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से पूछ लो। फिर हम क्या करेंगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गुप्ता पीरियड से आज फिर चालू करेंगे। चलो जल्दी से बताओ। हाँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को तैयारी के विषय में सब कुछ मालूम है। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, अभी भी मैं कह रहा हूं पूछ लो। 2, 3, 4 दिन हम क्या करेंगे थोड़ा सा रफ्तार के साथ चलेंगे। ठीक है, वो भी आपको कब दिखाई देगा, आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, उसने कहा है कि हम मार्च से चालू कर देंगे। कृष्णा जी
देखो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्या करना है, ये तो हो गया आपका जीएस पेपर 1, ये आपका क्या है जीएस पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये किसके लिए है, तो ये याद रखना ये सिविल सर्विसेज के लिए है। जब फॉरेस्ट सर्विसेज में जाओगे बच्चों तो जो जैसे आप सीसेट कहते हो जीएस पेपर 2 कहते हो, आपको इस पर अच्छा स्कोर करना है। अगर आपका क्या है, आपके पास देखो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है, मैथ अच्छी है, ठीक है, साथ में आपका क्या अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, और साथ में क्योंकि सीसेट में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जर्नल हिंदी भी आ जाती है उसी में। तो याद रखना इस सेक्शन में अगर आप परफॉर्म कर गए अच्छा तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर तो आपको करना ही है, जीएस में परफॉर्म करना है, प्लस किस में परफॉर्म करना है, आपको सीसेट में परफॉर्म करना है। तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर के आप क्या करेंगे, जब चलेंगे तब आपका सिलेक्शन श्योर है। तो कृष्णा जी याद रखिए कि आपको क्या करना है, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए पेपर 2 में भी आपको सीसेट में भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करके चलना पड़ेगा। और देखो आपको अभी भी बता दे रहा हूं, जितना इजी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है, राजस्थान में है, उतना कहीं नहीं है। देखो मेंस एग्जाम जब आप देने जाते हो तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा, फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस में, तो आप अगर साइंस सेक्शन से हैं, एमएससी किया है या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो ही दे सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले नहीं देंगे, ठीक है, कौन नहीं देगा, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले नहीं देंगे। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या है, एक तो आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी है, इसके साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्पेशल सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के आपको क्या करने पड़ेंगे, स्पेशल पेपर देखने पड़ेंगे। उसके बारे में और डिटेल से मैं क्या करूंगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक बार प्रीवियस से देख लेता हूं और कृष्णा जी मैं आपको किसी भी दिन बता दूंगा, या आप मुझे क्या करना, कॉल कर लेना, तो मैं आपको कल का टाइम दो, मैं पूरी तरह से देख लेता हूं कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसका पैटर्न है, वो मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेना। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और क्या करेंगे अब हम आगे चलते हुए बात करते हैं अपनी क्लास में कि अब हमको क्या क्या देखने की जरूरत है, ठीक है, यहां तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। आ जाओ हेडिंग डाल दो, गुप्ता डायनेस्टी। हेडिंग हमारे सामने क्या है, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश की बात करेंगे आज से। गुप्त वंश की बात कर रहे होंगे। देखो गुप्त वंश की स्थापना किसने की, मनीष जी भी आ गए हैं, चलिए। हाँ अमर जी आपका कमेंट शो हो रहा है, प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। क्या रिप्लाई करना है, आपने क्या किया था सर जी, अमर मिश्रा जी पीसीएस के एग्जाम की डेट क्या है, बता तो दिया अमर जी, आपने देखा नहीं, मैंने क्या बताया, चौथा महीना 11 तारीख, ठीक है, क्या डेट है, 11 तारीख की डेट है। सर एमपी हिस्ट्री के बिल्कुल अमर मिश्रा जी बिल्कुल डलवा देता हूं, और अभी डलवा देता हूं या कल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर 2 दिन बाद वो क्या आप लोगों ने ऐप में देखा होगा प्रीमियम लीग भी है, तो वहां पर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर गुप्ता पीरियड की बात कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि गुप्त राजवंश हमको मध्य प्रदेश में, देखिए इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में या इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, बिल्कुल, अच्छा डिस्ट्रिक्ट वाइज करवा दो, ठीक है, उसकी भी कोशिश करता हूं। डिस्ट्रिक्ट वाइज में लगभग आपको अगर मैं करवाने जाऊंगा तो वहां भी आपको 80 आवर्स चाहिए होंगे, लेकिन चलो मैं कुछ भी करके आपको थोड़ी थोड़ी आउटव्यू जरूर दूंगा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। चलो तो देखो अब आ जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त राजवंश की बात करते हैं। गुप्त राजवंश की जब बात करते हैं तो ये हमको बेसिकली कहां पर दिखाई देता है, मगध वाले एरिया पर दिखाई देता है।
गुप्त वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो गुप्त वंश को जिसने एस्टेब्लिश किया है, जिसने इसकी स्थापना की, इस व्यक्ति का नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या है? तो श्रीगुप्त आपको दिखाई देगा गुप्त राजवंश का संस्थापक। और इसने क्या किया था? गुप्त राजवंश की स्थापना की। गुप्त राजवंश आपको कहां पर दिखाई दे जाएगा? 280 ईस्वी से लेकर के, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश इतिहास में इनका क्या योगदान है। हम इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे होंगे? मध्य प्रदेश में इनका क्या योगदान है। अच्छा, नोट्स हैं 2 सर प्लीज, ठीक है, मैं नोट्स भी दे दूंगा, डिस्ट्रिक्ट के नोट्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मुझे टाइम दे दो कुछ दिन का, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के नोट्स पूरे के पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ दिन का टाइम दो, आपके पास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसे मैं क्या करता हूं, आपके सामने अपलोड करवा देता हूं, वो भी हो जाएगा। आप चलो आ जाओ, यहां पर बात करते हैं, ठीक है। मनीष जी, अमर जी, आपका पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बातें मनीष जी जरूर करूंगा मैं, किसको लेकर के? डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूंगा। अच्छा, नेशनल पार्क वाला प्रैक्टिस सेट नहीं डला है, ठीक है, उसको भी डलवा देता हूं। देखिए, ऐसा आप लोग बताते रहा करिए। शायद किसी का कमेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, मैंने कहा था, लेकिन आज मैं टाइपिस्ट से बोलना भूल गया। मैं टाइपिस्ट साहब से जो है बोल दूंगा और वो आपके सामने डल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक है श्रीगुप्त। अब देखिए, गुप्त पीरियड की शुरुआत श्रीगुप्त से होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो गुप्त पीरियड की स्टार्टिंग होती है, या गुप्त पीरियड जो हमको दिखाई देता है कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत होती है समुद्रगुप्त के टाइम पर, ठीक है। किसके टाइम पर होती है? तो याद रखना, समुद्रगुप्त के टाइम पर मध्य प्रदेश हमको दिखाई देगा। किसके टाइम पर दिख रहा है? तो समुद्रगुप्त के टाइम पर हमको मध्य प्रदेश में गुप्त शासन देखने को मिलेगा। इससे पहले, अच्छा, मेरा नहीं, वही वाला जो बैच आया हुआ है जय जी, वही है। आप उसी में क्या कर सकते हैं, डेमो देख लीजिएगा। डेमो वीडियो डलना चालू हो गया है, और जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग उसे परचेस करिए। और क्योंकि क्या है, कैरियर वेल साथ में जुड़ा हुआ है, तो शायद अच्छी मेहनत के साथ जो है वो भी बैच चले, तो आप उस पर जरूर ध्यान फोकस करें और एक बार डेमो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आप लोग डिसीजन लें। देखो, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? समुद्रगुप्त दिखाई देंगे। और इन्हीं के समय में क्या हुआ? इसी के समय में आपको क्या दिखाई देता है? इसी के समय मध्य प्रदेश में हमको गुप्त डायनेस्टी देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं गुप्त पीरियड की, तो इसमें जो समुद्रगुप्त हमको दिखाई देता है, समुद्रगुप्त कैसा था? समुद्रगुप्त जो है पूरे के पूरे भारत को जीतना चाहता था, अपनी राज सत्ता को क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था। इसीलिए इतिहासकार ने इसे क्या कहा है? अच्छा, नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जय प्रजापति जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं पढ़ा रहे हैं। 1-2 वीडियो और देखिएगा, ठीक है, फिर आप कॉल करिएगा तो हम क्या करेंगे? बात कर लेंगे। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है जय जी, आशु जी, जय हिंद। तो चलिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा, 1-2 वीडियो और देखिएगा उन लोगों के, हो सकता है ज्यादा अच्छा करा दें। तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया श्रीगुप्त था। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है, और समुद्रगुप्त के टाइम पर हमको मध्य प्रदेश दिखाई देता है। समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही दूरदर्शी और अभिलाषी शासक था, जो क्या चाहता था? जो पूरे के पूरे भारत में विजय चाहता था और पूरी दुनिया जीतना चाहता था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको जो है इतिहासकार हुए स्मिथ, और स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। ये बातें आप लोगों ने इतिहास में पढ़ी भी होंगी। तो इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने क्या किया? अपने टाइम पीरियड पर, मतलब 335 ईस्वी से लेकर के, हमारी बात कब चल रही होगी? 335 से लेकर के 380 एडी की, मतलब ईस्वी की बात चल रही है। इस टाइम पर ये क्या था? गुप्त वंश का शासक था। और इसने क्या कर दिया? इसने जो है गुप्त वंश का प्रसार जो है पूरे के पूरे भारत में कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे वो 3 समुद्र का क्या पिया करते थे? पानी पिया करते थे। 3 समुद्र का मतलब समझिए, इस तरफ आपको अरेबियन सी दिखाई देगा,
इधर बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी और इधर दक्षिण में आपको क्या दिखाई देता है, ये जल संधि दिखाई देती है, पाक स्ट्रीट दिखाई देती है। तो इन सभी जगह जो है इसका शासन था, ऐसा क्या है इतिहास में हमको देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान ये कहां की ओर निकला था, ये साउथ विजय की ओर निकला, और जिसे हम दक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं, उस दिशा में जब ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, कहां से, दमोह से प्रवेश करेगा, दमोह जबलपुर, ठीक है, और इस रीजन से होते हुए कहां की ओर जाता है, साउथ की ओर जाता है। साथ में ये क्या करता है, कुछ दिनों तक विदिशा में रुकता है, और यहां पर भी इसे क्या है, विदिशा में रुकना पड़ता है। और यहीं पर क्या था, यहां पर विदिशा में शकों के सामंत थे, ठीक है। यहां पर जब ये चलेगा कहां की ओर, अपनी साउथ अभियान में, मतलब दक्षिण विजय को, ठीक है, ये क्या करता है, जब ये दक्षिण विजय के लिए निकलता है, ठीक है, साउथ की तरफ निकलता है, कहां की ओर, साउथ विक्ट्री का ये प्लान करता है। और जब दक्षिण विजय की ओर निकलता है तब ये कहां पर पहुंचता है, विदिशा पहुंचता है। विदिशा पहुंचकर इसने क्या किया, विदिशा पहुंचा जैसे ही, तो विदिशा में उस समय पर शकों का शासन था, ठीक है। यहां पर किसका शासन था, तो विदिशा के रीजन में इस टाइम पर शक आपको दिखाई देंगे, और शकों के सामंत थे, मतलब यहां पर आपको शक सामंत दिखाई देगा, ठीक है। क्या थे, शकों के सामंत, और शकों का सामंत इस समय जो यहां पर था उसका नाम है श्रीधर वर्मन, ठीक है। आपको कौन दिखाई देगा, तो इस रीजन पर दिखाई देंगे श्रीधर वर्मन। ये क्या है, शक सामंत है, शक सामंत का नाम है श्रीधर वर्मन। और ये क्या करता है, समुद्रगुप्त इसे हराता है, कहां पर, हराया या डिफीट कर दिया, और डिफीट करते हुए कहां की ओर निकल गया, साउथ की ओर वापस चलता है, आगे बढ़ता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, समुद्रगुप्त क्या करता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। जब ये साउथ विजय का प्लान करता है, मतलब दक्षिण को जीतने के लिए निकलता है, इसे दक्षिणा पथ पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणा पथ पथेश्वर का मतलब यह हुआ कि ये क्या कर रहा था, दक्षिण को जीतने की अभिलाषा से आगे निकलता है। उस दौरान ये कहां पर पहुंचता है, ये पहुंचता है विदिशा, और इस समय विदिशा जो आप दिखाई देता है, विदिशा में इस टाइम पर शक सामंत थे, ठीक है, और शक सामंत का नाम था श्रीधर वर्मन। श्रीधर वर्मन के साथ इसका युद्ध होता है, और ये क्या करता है, श्रीधर वर्मन को हराते हुए आगे निकल जाता है और उसे हरा देता है, डिफीट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, इसे डिफीटेड, मतलब डिफीट कर दिया, हरा दिया। आपको क्या दिखाई देगा, ये क्या कर देता है, डिफीट कर देता है, ठीक है, डिफीट कर दिया, हरा दिया किसको, श्रीधर वर्मन को। और श्रीधर वर्मन को हराने के बाद ये क्या कर देता है, यही विदिशा जो आप देखते हैं, ठीक है, क्या करेगा, जब इसको हरा देगा तो इस समय इसी विदिशा के अंतर्गत आपको क्या दिखाई देता है, इसके अंतर्गत ही आपको दिखाई देगा सागर, ठीक है, या जो आप क्या कहते हैं, एरण कहते हैं। और इसके बाद क्या करेगा, इसको हराने के उपलक्ष्य में देखो, यहां पर आपने क्या देखा, आ जाओ वापिस, यहां पर इसने जैसे ही किसे हरा दिया, श्रीधर वर्मन को हरा दिया। श्रीधर वर्मन को हराने के बाद इसने क्या किया, इसने इसी विजय के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ की स्थापना की, या विजय स्मारक की स्थापना की, ठीक है। किसको हराने के बाद, तो जब इसने श्रीधर वर्मन को डिफीट कर दिया, ठीक है, क्या किया यहां पर इसने, अब इसे डिफीट कर देता है। डिफीट कौन करता है, तो आपको मालूम है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने हरा दिया। हराने के बाद क्या करेगा, इसको जैसे ही हराता है तो यहीं पर एक विजय स्मारक की स्थापना करता है, जिसे क्या कहा गया है, एरन, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, एरन मेमोरियल। आपको क्या दिखाई दे जाएगा, तो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा एरन मेमोरियल। किसकी स्थापना कर देगा, तो एरन मेमोरियल की स्थापना कर देता है, यहीं पर हराने के बाद आपको दिखाई दे जाए, एरन मेमोरियल।
ये किसके उपलक्ष्य में है? तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए किसके उपलक्ष्य में किया गया था, तो शकों को जब इसने क्या किया था, शक को हराने के उपलक्ष्य में। जब शकों को इसने हरा दिया तो इसके बाद इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया एक मेमोरियल शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में। और कहां पर इस्टेब्लिश किया? एरण में इस्टेब्लिश किया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एरण अभिलेख कहते हैं, एरण स्मारक कहते हैं। अब देखो ये जो एरण स्मारक है, आगे चल करके क्या मिलेगा आपको, गुप्त टाइम पीरियड पर ही इस पर आपको देखने को मिलेगा। जो आप एरण स्मारक देखते हैं, यहां पर एक आपको क्या दिखाई देगा, स्तंभ दिखाई देगा। तो इस पर आपको भारत में पहले सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसे बनवाया किसने है, तो बनवाया किसने है, आपको मालूम होना चाहिए, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, किसने बनवाया, तो समुद्रगुप्त ने एरण का क्या किया था, जो एरण मेमोरियल है या एरण स्मारक है, इसका निर्माण करवाता है। आगे चल करके क्या होगा, इसी वंश के राजा आएंगे जिनका नाम है भानुगुप्त, और भानुगुप्त के माध्यम से आपको क्या दिखाई देगा, भानुगुप्त के आपको यहां पर दिखाई देंगे एक सैनिक है, उनका नाम है गोपराज। गोपराज क्या होंगे, युद्ध के दौरान मारे जाएंगे, और जब वो मारे जाएंगे तो उनकी पत्नी सती हो गई थी, और उसका जो है उल्लेख कहां पर मिलता है, एरण अभिलेख पर आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपको दिखाई देगा फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रथा। ठीक है, क्या दिखाई देगा, ऑफ सती सिस्टम। आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर सती सिस्टम के प्रथम प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां पर, इन इंडिया। भारत में सती प्रथा के प्रथम प्रमाण आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए, जिस एरण अभिलेख को आप देखते हैं, इस एरण अभिलेख को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी एरण अभिलेख को जब आप देखोगे, इस एरण अभिलेख को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में सती प्रथा के प्रथम प्रमाण आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, मतलब एरण अभिलेख में देखने को मिलते हैं। इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसे और क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन। या इसे हम कहते हैं भानुगुप्त अभिलेख भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे हम, भानुगुप्त अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो आप भानुगुप्त अभिलेख के नाम से जानते हैं, यहां पर आपको और क्या बातें देखने को मिलती है। ये जो भानुगुप्त अभिलेख देखते हैं, यहां पर है क्या, तो देखिए, इसका एक सैनिक था, या इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका सेनापति था। ठीक है, इसके सेनापति हैं, यहां पर क्या मिलेगा आपका, इसका सेनापति है, सेनापति का नाम है गोपराज। ठीक है, किसका नाम है, गोपराज। इसी की पत्नी थी, इसी की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सती होने का प्रथम उल्लेख आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसकी पत्नी जब सती हो जाती हैं, तो गोपराज की पत्नी को ही आपको क्या दिखाई दे जाएगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए, इसके समय में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि इसने क्या किया था, इसने जो है प्रयाग प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया था, जो आपको प्रयागराज दिखाई देती है, पुराना हम क्या कह सकते हैं, इलाहाबाद। तो प्रयागराज में जो प्रयाग प्रशस्ति दिखाई देती है, हरिसेन द्वारा उसको रचित किया गया है, और मूलतः वो आपको किस में दिखाई देगी, संस्कृत भाषा में देखने को मिल जाएगी। तो हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, उसमें क्या उल्लेख है, उसमें उल्लेख है कि इसने क्या किया है, इसने उल्लेख किया हरिसेन ने कि समुद्रगुप्त कहां की ओर, जब दक्षिण विजय की ओर जाता है, तो मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाली 9 यहाँ की
जनजातियों को या यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनको क्या करता है, पराजित करता है। जिस पर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, खरपारिक करके उनको भी हराता है, जिनका वर्तमान समय या वर्तमान क्षेत्र हम किससे मानते हैं, तो वर्तमान क्षेत्र हम मान सकते हैं उसको दमोह का जो रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। उस रीजन पर खरपारिक जाति रहती थी और उसे यहां पर इसने क्या किया था, हराया था। और मध्य प्रदेश से भी हमको, मतलब इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति लगी हुई है उससे भी हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो मध्य प्रदेश में समुद्रगुप्त के शासन की हमको क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो इसके बाद क्या जाते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमको अगला जो एविडेंस दिखाई देता है गुप्त पीरियड का, वो दिखाई देता है चंद्रगुप्त सेकंड के समय मध्य प्रदेश में। अगर आप लोगों ने क्या किया होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो इस रीजन से आपको क्या दिखाई दे जाएगा, इस रीजन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जब आप कहां जाते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास को देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में देखेंगे तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय देखने को मिलेगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इसके शासन काल का उल्लेख हमको किसमें दिखाई दे जाता है, तो इसके शासन काल का उल्लेख हमको दिखाई देता है अभिलेखों के माध्यम से मध्य प्रदेश में, और इसकी विजय के बारे में हमको देखने को मिल जाता है। तो इसका विजय भी आपको कहां पर दिखाई देगा, मध्य प्रदेश पर। तो अगला जाओ, अगला शासन किसके कारण हमारे को एविडेंस मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त आपका क्या हो गया, ये द्वितीय हो गया। इसी को आप किस नाम से जानते हो, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसने क्या किया, इसके भाई थे, ठीक है, और इसका भाई क्या बना, उत्तराधिकारी बना। लेकिन वो क्या हुए, वो डर गए, और डर करके इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है शकों से हार मान ली और अपनी पत्नी को देना स्वीकार कर लिया, किसको, शकों को। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय नाराज हुआ और उसने क्या किया, शक राजा को जाकर के मार देता है, ठीक है। और शक राजा रूप सिंह की हत्या करके क्या करता है, अपनी भाभी को उसके कब्जे से छुड़ाता है, और उसके बाद उज्जैन को अपनी राजधानी बनाता है। साथ में अपने उस कायर भाई को भी क्या करेगा, मार देगा, और मार करके शासन सत्ता में बैठ जाएगा। तो ये कैसा है, ये एक स्वाभिमानी है, और साथ में ये भी क्या चाहता है, पूरे के पूरे विश्व में विजय चाहता है। इसीलिए ये भी क्या कर रहा है, विश्व विजय की ओर निकलता है। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। आप लोगों ने इतिहास में इसको काफी डिटेल से पढ़ा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको शासक देखने को मिल जाता है। तो देखिए इसने किया क्या, इसने सबसे पहला काम किया, इसने शक राजा, ठीक है, या शक सामंत, इसने किसे, शक राजा थे, और शक राजा का नाम था रूप सिंह। रूप सिंह की हत्या कर दी, ठीक है, या ऐसे क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, शक राजा को डिफीट कर दिया, ठीक है। किसको हरा दिया, रूप सिंह को हराया। और इसने रूप सिंह को हराने के बाद क्या किया, जब इस रूप सिंह को हराता है तो इसने सकारी, ठीक है, इसने हराया किसको, तो डिफीटेड शख्स, शकों को हराया। शकों को हराने के बाद क्या करेगा, शकों को हराने के बाद उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि धारण की, ठीक है। उपाधि धारण कर लेता है किसकी, तो ये उपाधि धारण कर लेता है आपकी सकारी की, और खुद को क्या कहता है, सकारी कहता है, ठीक है। क्या कर देगा, तो इसने
assumed the title of सकारी, क्या कर दिया, सकारी की उपाधि धारण कर दी। अच्छा, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य क्यों बोलते हैं, मालवा के प्लेटू को मालवा क्यों बोलते हैं, सब बता दूंगा भाई। मालवा के प्लेटू को मालवा नाम कैसे पड़ा, ठीक है, अमन सद्दीकी जी। चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त क्यों कहते हैं, विक्रमादित्य क्यों कहते हैं। देखो, विक्रमादित्य उपाधि है। भारत में टोटल अगर बात करें तो आपको 17 विक्रमादित्य दिखाई देंगे। 14 नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। 3 विक्रमादित्य आपको कहां पर मिलते हैं, साउथ में देखने को मिलते हैं। तो इसने भी क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मतलब ये क्या है, ये अपने आप को महान शासक के रूप में दिखा रहा है, तो ये अपने आप को क्या बताएगा, विक्रमादित्य बताएगा। ठीक है, तो ये विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की, यहां से आपको क्या है, एमपी की तरफ आते हैं और अपने इधर की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल आ गया है अभिषेक सिंह जी, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। चलो आओ वापस टॉपिक पे आते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। थोड़ा सा इसे कंप्लीट करना है। देखो क्या किया इसने, शकों को हराया, शकों को हरा करके क्या किया, सकारी की उपाधि की धारण की। मतलब शकों के हराने के कारण ये क्या कहलाया, सकारी कहलाया। जब इसने शकों को हराया तब इसने क्या किया, अपना नाम रखा सकारी। इसके बाद ये क्या हुआ, इसकी हमको जानकारी कहां से मिलती है, तो अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नाटक है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी देवी चंद्रगुप्तम के माध्यम से आपको क्या दिखाई देगा, देवी चंद्रगुप्तम दिखाई देगा। और ये देवी चंद्रगुप्तम जो है लिखा किसने है, तो इसकी रचना की है विशाखा दत्त ने। ठीक है, इसकी रचना किसने की, विशाखा दत्त ने की है। और इसके माध्यम से मालूम हो पड़ता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, शकों को हराया था और सकारी की उपाधि धारण की थी। ये जानकारी हमें कौन देता है, तो ये जानकारी हमको देती है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, कौन देती है, तो देवी चंद्रगुप्तम के माध्यम से हमको इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा उदयगिरी शिलालेख, ठीक है, या गुफा अभिलेख, कहां पर चलते हैं, उदयगिरी गुफा अभिलेख। अभिलेख, या इसी को हम क्या कहेंगे, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। इसमें आपको क्या दिखाई दे जाएगा, यहां से हमको इसके शासन की जानकारी मिलती कि मध्य प्रदेश में इसका क्या था। आपको यहां पर केव्स ऑफ उदयगिरी, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, और ये किसका इंस्क्रिप्शन है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा वीर सेन। ठीक है, यहां पर किसने लिखा है, तो वीर सेन ने जो है ये इंक्रिप्शन लिखवाया। ठीक है, और इसी वीर सेन के इंस्क्रिप्शन से हमको क्या मालूम चलता है कि उदयगिरी के रीजन में, इस रीजन में मध्य प्रदेश में जो है गुप्तों का साम्राज्य था। ये किससे पता चलता है, तो इसी वीर सेन का अभिलेख है। कहां पर है, तो उदयगिरी अभिलेख है किसका, तो वो वीर सेन का है। और इस वीर सेन के अभिलेख के माध्यम से हमको किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्तों का शासन कहां पर था, मध्य प्रदेश में था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हमको कहां पर दिखाई दे जाएगा, मध्य प्रदेश में। और क्या है, तो देखिए अगर आप लोगों ने एक नाटक का नाम सुना होगा, इसका नाम है मृक्ष कटिकम। ठीक है, किसके माध्यम से, मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम के माध्यम से हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो इसी मृक्ष कटिकम के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है विदिशा एवं उज्जैन शहर के बारे में। ठीक है, क्या है, यहां पर आपको दिखाई देगा मृक्ष कटिकम। तो इसी मृक्ष कटिकम के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है।
मृक्ष कटिकम, और इसी मृक्ष कटिकम के माध्यम से जो है हमको जानकारी मिल जाएगी। और जानकारी किसके विषय में मिलती है? तो दो शहर है मध्य प्रदेश के, एक शहर है आपका विदिशा और दूसरा शहर कौन सा है हमारा? उज्जैन। और ये कहता है कि उज्जैन उस समय का आपको क्या दिखाई देगा? सबसे समृद्ध शहर दिखाई देता है। और इसके बारे में क्या किया गया है? पाटलिपुत्र के एक व्यवसायी है, उनके बारे में जो है मृक्ष कटिकम में जो है शूद्रक बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वो पहले बहुत धनाढ्य था, उसका विवाह होता है, उसके बाद वो क्या करता है? बहुत ज्यादा दान करता है, गरीब हो जाता है और उज्जैन में बसने की उम्मीद बताता है। तो ये सारी कहानियां चल रही होंगी मृक्ष कटिकम। और मृक्ष कटिकम में मध्य प्रदेश के दो शहरों का उल्लेख मिलता है आपको, एक तो आपको दिखाई देगा विदिशा और दूसरा क्या दिखाई दे जाएगा आपको? उज्जैन। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा निकल करके आएगा, क्वेश्चन भी यहीं पर देख लेते हैं। यहां से जो क्वेश्चन निकलेगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये मृक्ष कटिकम लिखी किसने है? तो मृक्ष कटिकम पहली बात याद रखो कि इसको किसने लिखा है? राजा शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, लिखा किसने? तो पहली बात यहीं पर याद रखो कि इसको लिखने का काम किया है शूद्रक ने। किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा है। अब जब इसे शूद्रक ने लिखा तो इसमें इसने बताया क्या है या किन नगरों का उल्लेख है? यहां से आपको क्या दिखाई दे जाएगा? यहां से दिखाई देगा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा मृक्ष कटिकम या शूद्रक द्वारा लिखित मृक्ष कटिकम में मध्य प्रदेश के किन दो जिलों का उद्देश्य या मध्य प्रदेश के किन दो स्थानों का उल्लेख किया गया है? तो एक किसका किया गया है? विदिशा का किया गया है, और विदिशा के साथ साथ किसका किया गया है? उज्जैन का किया गया है। तो याद रखिएगा कि शूद्रक ने क्या लिखा? शूद्रक ने लिखा मृक्ष कटिकम, और इसी मृक्ष कटिकम के माध्यम से वो विदिशा और उज्जैन को उस समय के बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र बताता है। क्या बताया है इसने? कि ये बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में हमको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको क्या बता देता है? सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्रों में से एक आपको दिखाई दे जाएगा यहां पर। अब देखो, जब इसके आगे जैसे ही हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो आओ नेक्स्ट बात करते हैं अगली। अगला हमको क्या दिखाई देता है? तो देखिए, आप लोगों ने कभी सुना होगा, ये आप किसे देख रहे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसे हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। इस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की अगर बात करें तो इसी के टाइम पर अगर आपको मालूम है, एक व्यक्ति आता है भारत, इसका नाम है फाहियान। ठीक है, क्या नाम है? फाहियान। आपसे पूछा जाता है किसके समकालीन ये है या किसके शासन काल में ये भारत की यात्रा करता है? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारत की यात्रा करता है, और ये क्या कहता है? जो मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कहता है? मालवा की जलवायु जो है दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु कहता है, या कहता है कि जो मालवा की जलवायु है वर्ल्ड की सबसे अच्छी जलवायु है। आया हुआ है आशु जी, बैच आया हुआ है। ये कहां से आया? चीन से आया फाहियान। और ये क्या कहता है? मालवा की जलवायु दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु है। ये भारत के विषय में लिखते हुए कहता है कि भारत के लोग क्या है? खुश हैं और संपन्न हैं, उनकी संपन्नता बहुत ज्यादा है। तो ये आता किसके समय पर है? चंद्रगुप्त के समय पर। चंद्रगुप्त कौन सा? तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर ये इंडिया की यात्रा करता है, और ये आपको इंडिया की यात्रा करते हुए दिखाई दे जाएगा। अगली बात, चलो आगे आकर के देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो आप लोगों ने अगर कभी सुना हो कि यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके दरबार में क्या थे? 9 रत्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा अमर सिंह का, धनवंतरी का, हरिसेन का, इसके साथ साथ कालिदास का, कालिदास के साथ सनकू का, और आपने साथ में वराह मिहिर का नाम सुना होगा। तो ये, और वल्लभ भट्ट का सुना होगा। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा उसमें आशु जी, मैं नहीं पढ़ा रहा। अब आप लोगों ने एमपी जी के पढ़ तो लिया, अब क्यों परेशान हो कि मैं उस बैच में पढ़ा रहा हूं या नहीं? ठीक है, तो उस बैचों को भूल जाओ कि मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं। आपको ये देखना है कि मैंने अभी आपको 2 चीज बताई, आपको मैथ रीजनिंग समझ में आती है या नहीं, उस पर ये देख लो। साइंस कौन पढ़ा रहा है ये देख लो। ठीक है, इतनी बातें।
भाई तानसेन नहीं है, पंचमलाल प्रजापति जी इसके चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में नहीं है, वो अकबर के नवरत्नों में शामिल है। ठीक है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं है, इस बात को याद रखना। चलो आ जाओ, अब क्या कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट प्लेस और साथ में कुछ मोनूमेंट्स देख लेते हैं। Important places and inscriptions of Gupta period। यहां पर आकर के हेडिंग डालो, गुप्त काल के महत्वपूर्ण स्थान एवं अभिलेख जो हमको कहां पर प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अच्छा, एमपीएसआई का बैच लिया हूं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हुए, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बताइएगा मुझे। तो देखो, सबसे पहला याद रखो मंदसौर, पहला क्या मिलता है हमको यहां पर, मंदसौर अभिलेख। क्या मिला आपको, सबसे पहले याद रखना मंदसौर अभिलेख दिखाई देगा। ये जो आप मंदसौर अभिलेख देखते हैं, ठीक है, कौन सा, मंदसौर अभिलेख, ये है किस भाषा में, तो भाषा याद रखना, ये आपको संस्कृत भाषा में दिखाई देगा। किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का ये अभिलेख आपको देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा के अभिलेख में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको दिखाई देगा, ये है किसके टाइम पीरियड का, तो याद रखना ये जो हमको मंदसौर अभिलेख दिखाई देता है, मंदसौर अभिलेख आपको देखने को मिलेगा कुमारगुप्त द्वितीय के समय का। किसके टाइम पीरियड का है, तो कुमारगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड का है। कुमारगुप्त द्वितीय के समय पीरियड का आपको देखने को मिल जाएगा। इस अभिलेख में क्या किया गया है, तो इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि इस क्या किया, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का सामंत है जिसका नाम है बंधु वर्मा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने यहां पर सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। बिल्ट अ सल टेम्पल, ठीक है, क्या किया है, इन दसपुर, क्या नाम था इसका उस टाइम पर, दसपुर में, दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण किया। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, सूर्य मंदिर। इसका यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, इसका सामंत दिखाई देगा। इसका सामंत कौन है, तो कुमारगुप्त का सामंत आपको देखने को मिल जाएगा बंधु वर्मा। बंधु वर्मा आपको किस रूप में दिखाई दे जाएंगे, तो इसके सामंत के रूप में दिखाई दे जाएंगे। और इससे हमको क्या प्राप्त होता है, इससे एमपीएसआई के बैच का टाइम पढ़ने का मेरे लिए गलत है, आपका टाइम एमपीजी के अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर देख लीजिएगा। सन टेम्पल आपको बंधु वर्मा दिखाई देगा, और बंधु वर्मा के इस आपको जो 10 अभिलेख मिलता है उसके माध्यम से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त द्वितीय ने क्या किया,
10पुर में जो है एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी मंदसौर अभिलेख के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है गुप्तकालीन समाज के बारे में, धर्म के बारे में, साथ में हमको जानकारी मिलती है सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो उस समय का जो सांस्कृतिक सामाजिक जीवन दिखाई देता है वो किसके माध्यम से दिखाई देता है? इसी मंदसौर अभिलेख के माध्यम से देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आते हैं, अगली बात हमको क्या दिखाई देती है, कौन सा हमको ऐसा अभिलेख मिला या कौन सी चीजें हमको यहां पर दिखाई देती हैं। तो याद रखो अगला आएगा उदयगिरी, ठीक है, केव्स, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किससे है? इस पर जो इंस्क्रिप्शंस आपको दिखाई देगा ये भी गुप्त पीरियड से है। यहां पर ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है शंकर नामक, ठीक है, शंकर नामक व्यक्ति पर द्वारा यहां पर क्या किया गया, पार्श्वनाथ मूर्ति की स्थापना की गई। इस पर क्या उल्लेख मिलता है? तो इस पर उल्लेख मिलता है एक व्यक्ति शंकर नामक है, शंकर नामक व्यक्ति द्वारा यहां पर किसकी, तो यहां पर आपको जो है पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना का ज्ञान मिलेगा। पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई, इसकी हमको इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। अब देखिए ये जानकारी किससे मिल गई हमको? उदयगिरी की गुफाओं से। इसके बाद हरिस्वामिनी आर्य संघ को दान देने का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो आपने सुना होगा सांची अभिलेख। नेक्स्ट कौन सा है? सांची वैसे है किसका? तो सांची बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा मॉडर्न टाइम पीरियड का, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? सांची में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, मतलब अभिलेख मिला है। आपको क्या दिखाई देगा? सांची अभिलेख दिखाई देगा। और इस सांची अभिलेख का जो संबंध है ये किससे है? गुप्त टाइम पीरियड से है। और इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है, इनका नाम है क्या? हरिस्वामिनी। और इसी हरिस्वामिनी द्वारा क्या किया गया? हरिस्वामिनी द्वारा दान दिया गया है, धन दिया गया है, धन देने का उल्लेख है। किसको? आर्य संघ को, आर्य संघ को दान देने का उल्लेख मिलता है। क्या मिल जाएगा आपको? इस पर उल्लेख देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट प्लेस हमको कौन सा दिखाई देता है इस रीजन पर जो इनसे है। तो देखो आप लोगों ने सुना होगा तुमैन अभिलेख के बारे में, ठीक है। आपने किसके बारे में सुना होगा? एक अभिलेख है हमारा तुमैन अभिलेख। चौथा आपको अभिलेख देखने को मिलेगा। या इसे हम क्या कहते हैं? तुमैन अभिलेख के नाम से जानते हैं। आप देखो जो आप तुमैन अभिलेख देखते हो ये है कहां पर? तो याद रखना अशोकनगर। कहां पर प्राप्त हुआ है? अशोकनगर में प्राप्त हुआ है। इसमें क्या बताया गया है? तो जो आप तुमैन इस क्या देखते हैं, ये आप जो तुमैन को देखते हैं इसके माध्यम से कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में हमको जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखना कि कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और तुमैन स्तूप में कहा गया है, यह तुमैन जो अभिलेख है, इस अभिलेख में कहा गया है कि जो राजा है, ठीक है, राजा कैसा है? तो राजा आपको दिखाई देगा सूर्य के समान में, लेकिन वो सूर्य कैसा? वो सूर्य आपको दिखाई देगा किस रूप में?
जैसे आप देखते हो शरद काल में मतलब ठंड के मौसम में जो आपको सूर्य दिखाई देता है उसकी तरह दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल ठंड है, ठंडा है और बिल्कुल क्या करेगा वो ढीला है और क्या करता है उसका कोई तेज नहीं है, तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, किस रूप में दिखाई देता है? राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। मतलब क्या, सूर्य की भांति बताया गया है, तो रीवा में सर, रीवा में क्या, मैं तुमैन अभिलेख की बात कर रहा हूं, अशोकनगर। ठीक है, कहां पर बात कर रहा हूं? तुमैन अभिलेख की बात कर रहा हूं। तुमैन अभिलेख आपको कहां पर मिलेगा? अशोकनगर में मिलेगा। और इस अभिलेख में आपको क्या बताया गया है कि द किंग इज सेड टू बी लाइक द सन ऑन द ऑटम या ऑटोमिनल सीजन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा? ये दिखाई देगा आपको। अभी मैं बात करूंगा जो आप कह रहे हैं पंचम लाल जी रीवा वाला, तो अभी आकर के बात करता हूं कि रीवा में क्या मिला है। ठीक है, और वहां की बात करूंगा, वहां पर क्या मिलेगा? सुपिया अभिलेख मिलता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख मिलेगा? वहां पर आपको मिलेगा सुपिया अभिलेख। ठीक है पंचम लाल जी, तो उस रीजन पर आपको सुपिया अभिलेख मिलेगा। इसे क्या बताया गया है? इसे बताया गया है शरदकालीन के रूप में देखने को मिलेगा, मतलब बिल्कुल ठंडा है। नाम क्या है इसका? कुमारगुप्त फर्स्ट की बात करता है। यह अभिलेख किसकी बात करता है? कुमारगुप्त प्रथम की बात करता है। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में इस अभिलेख से हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है हमको जानकारी मिलती है किसकी? इसी में जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त की। यह है किसके टाइम का? तो ये आपको दिखाई देगा स्कंदगुप्त, इसका अगला उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, किसकी जानकारी मिलेगी? इन दोनों की। एक तो स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है आफ्टर दैट, और इसकी मिल जाएगी आपको किसके बाद? कुमारगुप्त के बाद। चलो नेक्स्ट आ जाओ, और क्या मिलता है? अगला देखो, जो आपने कहा था उसका बता देता हूं। सुपिया सुपिया अभिलेख, ये हमको कहां से मिला है? तो ये मिला है हमको रीवा से। ठीक है, सुपिया रीवा में मिलेगा। अब देखो इसको, देखो ये हमारे पास आ जाओ, इसे समझते हैं। अच्छा सर, रीवा में क्या है? कंफ्यूज हो गया था, अब क्लियर हो गया। ठीक सर, चलो कोई बात नहीं। आप लोग क्या करते हो, जब आगे चलते हो तो कंफ्यूजन बन जाता है, उसे दूर रखना है। आओ वापस बात को और बोर्ड में फिर समझने की कोशिश करते हैं सुपिया अभिलेख के बारे में। देखिए, ये जो आपको सुपिया अभिलेख मिलता है, इसके माध्यम से क्या है? इसके माध्यम से आपको पता चलती है गुप्तों की वंशावली। इससे क्या मिलता है? तो गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है इसके माध्यम से। वंशावली की जानकारी, इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। ठीक है, गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। और किसके बाद प्राप्त होती है? तो देखो, इसमें जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, वो प्राप्त होती है घटोत्कच के टाइम से। ठीक है, किसके टाइम से मिलती है? तो याद रखना,
घटोत्कच के टाइम से। ठीक है, टाइम किसका हो जाता है आपका, तो घटोत्कच का, और इसके टाइम पीरियड से हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद ही क्या है, पूरा का पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, इसके माध्यम से जो है हमको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सुपीरियर इंस्क्रिप्शन, और इसी के माध्यम से हमको गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्तों के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो यहां से घटोत्कच के वंश के बाद जानकारी मिलती है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन में आपको निकाल के बता देता हूं। क्वेश्चन समझो यहां से क्या पूछा जाएगा, सुपीरियर इंक्रिप्शन किसके टाइम का है, तो आपको मालूम है गुप्त टाइम पीरियड का है। इसके माध्यम से किसकी जानकारी मिलती है, इसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। ये मिला कहां से है, तो ये हमको मिला है कहां से, रीवा से। इतनी बातें क्या है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। इतनी बातों को आप याद रख के चलना कि इस रीजन पर हमको इतनी चीजें याद रहनी चाहिए बस। इसके बाद आ जाओ, सुपिया अभिलेख के बाद चलते हैं हम लोग तिगवा का सूर्य मंदिर। ये भी कैसा है, गुप्त कालीन है, क्योंकि गुप्त काल को क्या कहा गया है, गुप्त काल को भारत में जो है साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, तो वो से जाना जाता है साहित्य का स्वर्ण युग। तिगवा का सूर्य मंदिर, नहीं सॉरी विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। आपको क्या दिखाई दे जाएगा, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये है कहां पर, तो देखो कई पुस्तक में आपको जबलपुर मिलेगा, कटनी मिलेगा, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हम भी क्या कर लेते हैं, जबलपुर लिख लेते हैं। वैसे अब एक्चुअल में ये पड़ता कहां पर है, तो ये आपको दिखाई देगा अब कटनी में देखने को मिलेगा। ठीक है कहां पर, जबलपुर में का, इसे हम क्या कहते हैं, जबलपुर में तिगवा का मंदिर कहते हैं। ठीक है, सॉरी तिगवा का विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहां पर है आपका, जबलपुर। इसमें है क्या, तो इसके जब आप गर्भगृह में जाएंगे, ठीक है, क्या करते हैं, जब आप इसके गर्भगृह में जाते हैं, मतलब जो मंदिर का मेन पार्ट होता है, इसके गर्भगृह में किसकी मूर्ति रखी गई है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो यहां पर क्या है, नरसिंह की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। क्या मिल जाएगा, नरसिंह की मूर्ति देखने को मिलती है। हाँ गुप्ता टाइम, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, इसमें तिगवा के मंदिर में, इसके गृह में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल हमको देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, भूमरा का शिव मंदिर। क्या दिखाई देगा आपको, तो यहां पर आपको दिखाई देगा भूमरा का शिव मंदिर। शिव टेम्पल, ये आपको कहां पर दिखाई देगा, तो याद रखना है इसका प्लेस, ये दिखाई देगा आपको नागौद। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, सतना डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा भूमरा का शिव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात करते हैं, और क्या मिलेगा हमको, तो यहीं पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, खोह का शिव मंदिर। ये भी कहां पर है, ये भी यहीं आपको दिखाई देगा। तो देखो अगला हो गया आपका खोह का शिव मंदिर। शिव टेम्पल ये कहां पर है, तो ये भी याद रखो, आपको खोह का शिव मंदिर भी कहां दिखाई देगा, नागौद में दिखाई देगा। नागौद कहां है, तो ये है आपका सतना में है। कहां पर मिलेगा आपको, सतना में मिलेगा, नागौद में। तो याद रखो ये आपको किस रीजन पर दिखाई देगा, नागौद, सतना में देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, किस रीजन में देखने मिला हमको, तो नागौद सतना में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, नागौद सतना दिखाई देगा। इसके बाद और क्या मिलेगा, बाघ की गुफाएं मिलेंगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमको, बाघ की गुफाएं। अगला क्या हो जाता है आपका, बाघ की गुफाएं। आपको पढ़ाया भी था मैंने, ये पूर्ण रूप से किससे संबंधित है, तो ये गुप्त काल से है। बाघ की गुफाएं या बाघ केव्स, ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपकी गुप्त काल से संबंधित है, धार में है। मैंने आपको इसकी गुफाएं बताई थी, पंचमहल बताया था, ये सारी बातें हमारी पहले हो गई थी। तो इतनी बातें किसमें थी, गुप्त वंश में थी। बातें क्लियर हुई कि इतना हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, मध्य प्रदेश में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ अगर यहां तक कोई डाउट है तो। नागौर, सतना शिव टेम्पल एंड साथ में आपको क्या दिखाई देगा, सन टेम्पल। बाघ केव्स आपको कहां पर दिखाई दे जाएगी, गुफाएं धार में दिखाई दे जाएगी। ठीक है, बाघ की गुफाएं आपको कहां पर दिखाई दे जाएंगी, धार में दिखाई दे जाएंगी। चलो आ जाओ बच्चों, अगला हेडिंग डाल दो, चंदेल वंश। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट हम किसको देख लेते हैं, चंदेलों को। चंदेल वंश देखते हैं, ये हमको मध्य प्रदेश में कहां कहां दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, किसके, तो देखो इसका संस्थापक कौन है, चंदेल वंश, या इसी को हम क्या कहते हैं, जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड के जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। अगर कभी लिखा आ जाए तो गलत मत कर देना। ये क्या दिखाई देगा आपको, जेजाक भुक्ति के रूप में भी दिखाई देता है। ठीक है, इनका रिलेशनशिप किससे है, तो बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड को क्या कहते हैं, जेजाक भुक्ति। ठीक है, ये क्या है आपका, जेजाक भुक्ति के रूप में दिखाई दे जाएगा। इनकी कैपिटल क्या थी, अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो आपको दो जगह ये दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, एक तरफ ये आपको कहां पर दिखाई दे जाएंगे, कन्नौज में दिखाई दे जाएंगे। दूसरी तरफ कहां दिखाई देंगे, खजुराहो में। तो आरंभिक समय में इसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। उसके बाद आपको खजुराहो दिखाई देगी, वो कब आई उसकी बातें करेंगे। तो इनकी जो मुख्य कैपिटल है, ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल आपको दिखाई देगी खजुराहो। ठीक है, खजुराहो, या इसी को क्या नाम आपको मिलेगा, खजूरबाग मिल जाएगा। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, या इस वंश की स्थापना किसने की थी, एस्टेब्लिश, या इसका संस्थापक, ये मुख्य रूप से किसका वंश है, यही आपको दिखाई देगा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में वंश। ठीक है, मध्य प्रदेश इतिहास में जब आप जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट वंश हमको कौन सा दिखाई देता है, यही चंदेल डायनेस्टी दिखाई दे जाती है। ठीक है, और यही आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। इसका संस्थापक आपको दिखाई देगा नन्नुक। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने क्या किया, इसकी स्थापना की। ठीक है कौन आपका, तो नन्नुक। नन्नुक आपको किस रूप में दिखाई दे जाएगा, संस्थापक के रूप में दिखाई दे जाएगा। ये बेसिकली थे कौन, तो अगर हम बात करते हैं चंदेलों की, चंदेल बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, ये किसके, तो प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहार वंश के सामंत थे इन लोग। शुरुआती दौर पर क्या थे, ये सामंत थे। ठीक है, और इसका बेटा हुआ क्या, इसका बेटा होता है आपका वाकपति। ठीक है, नन्नुक आया, इसने क्या की थी, स्थापना कर दी। इसका पुत्र हुआ, इसका क्या होगा, आगे चल करके पुत्र होगा। इसके पुत्र का नाम है वाक्यपति। ठीक है, इसका पुत्र क्या है, आपका वाक्यपति है। वाक्यपति का पुत्र होता है जयशक्ति। ठीक है, इसका पुत्र क्या होता है, जयशक्ति होता है। और इसी जयशक्ति के नाम पर क्या नाम पड़ गया, इसी जयशक्ति के नाम पर नाम पड़ता है जेजाक भुक्ति। जेजाक
भुक्ति कहा गया, या इसका एक और नाम मिलता है हमको जेजाक के रूप में। ठीक है, जय शक्ति का एक और नाम क्या मिलता है? जेजाक। और इसी के नाम पर बुंदेलखंड का नाम क्या पड़ जाता है आगे चल करके? जेजाक भुक्ति पड़ जाएगा। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे जाएगा? तो ये आपको दिखाई दे जाएगा जेजाक भुक्ति, इसी के नाम पर, जय शक्ति के नाम पर ही आपको क्या है? दिखाई दे जाएगा। आया कौन? नन्नुक। नन्नुक ने स्थापना की। नन्नुक के बाद कौन आ जाता है? वाक्यपति आ जाता है। वाक्यपति के बाद कौन आता है? जेजाक भुक्ति आता है, जय शक्ति आता है, इसी के नाम पर क्या नाम पड़ जाता है? जेजाक भुक्ति नाम पड़ जाता है। लेकिन अभी भी ये क्या है? तो अभी आपको ये किसके रूप में दिखाई दे जाएंगे? ये अभी सामंत के रूप में ही दिखाई देंगे। किसके? प्रतिहारों के। ठीक है, ये अभी भी क्या है? प्रतिहारों के, सामंत हैं। आगे चल करके क्या होगा? आगे चल करके अब अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शासक आएगा इसमें, तो आपको दिखाई देगा यशोवर्मन। सबसे इंपॉर्टेंट शासक हमारे पास क्या है? यशो वर्मन दिखाई देगा इस राजवंश का, जो इंपॉर्टेंट है हमको। कौन दिखाई देता है? यशो वर्मन दिखाई देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक। यशो वर्मन इसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इन तीनों के बाद। अब देखो, जो यशो वर्मन था, इसी का नाम हमको क्या मिलता है? इसका नाम हमको लक्ष्मण वर्मन भी मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक होता है, और ये क्या करता है? इसी के टाइम पीरियड पर जो आप क्या देखते हो? खजुराहो देखते हो। कहां पर? खजुराहो। इसने क्या किया? इसने खजुराहो में, जो आप आज खजुराहो का रीजन देखते हो, उस खजुराहो में इसने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। खजुराहो में क्या किया? विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसने क्या कर दिया? खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करा दिया, जिसे आज आप किस नाम से जानते हो? चतुर्भुज। इस मंदिर में जब आप जाते हो तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा? इस मंदिर में आपको दिखाई दे जाएगा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। ठीक है, क्या किया है? विष्णु का मंदिर बनवाया, जिसे आज आप चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हो। यहीं पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा? यहां पर दिखाई दे जाएगा इसने विष्णु की बैकुंठ वाली मूर्ति बिठा ली। मैंने आपको बताया भी था, विष्णु भगवान की बैकुंठ। बैकुंठ का मतलब क्या हो गया? शेषनाग की सैया पर लेटे हुए बैकुंठ वाली मूर्ति की स्थापना की। ठीक है, किस पर लेटे हुए हैं वो? शेषनाग की सैया पर। ठीक है, कहां पर लेटे हुए? बैकुंठ में लेटे हुए हैं। ठीक है, खजुराहो समूह में जाते हैं तो आपको टोटल कितने मंदिर दिखाई देते हैं? तो ये 85 मंदिरों का एक समूह था। वर्तमान समय में कितने बच गए? तो वर्तमान समय में अभी जो है ये पूरे के पूरे क्या हो गए हैं? टूट गए। शुरुआती दौर पर क्या था? 85 मंदिरों का हमको समूह देखने को मिलता है। पिछली क्लासों में आपको बताया भी था। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाई दे जाएगा? इसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो विष्णु की मूर्ति है, ये इसको किससे प्राप्त हुई थी? कभी ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना, प्रतिहार शासक था। प्रतिहार शासक था देवपाल। प्रतिहार शासक देवपाल से इसे यह प्रतिमा मिली थी। ठीक है, किससे मिली थी? तो देवपाल से इसने यह प्रतिमा ली थी। और यहां पर विष्णु टेम्पल का इसने निर्माण करवा करके उसकी स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट शासक यशोवर्मन याद रखना। इसका नाम एक और लक्ष्मण वर्मन भी है। इसने कराया क्या है, या इसने अपने समय पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया? तो आपको देखने को मिलेगा इसने क्या किया है? विष्णु टेम्पल की स्थापना की है।
ठीक है, कहां पर निर्माण कराया? तो खजुराहो में विष्णु टेम्पल का निर्माण करता कौन है? तो यशोवर्मन। ये आपसे क्या किया जाएगा? दिखाई दे जाएगा। अब देखो नेक्स्ट किंग आएगा, टाइम बदला, अगला किंग आया, इसको तो देख के ही चलेंगे कम से कम आज। तो नेक्स्ट किंग हमको क्या दिखाई देगा? राजा धंगदेव। ठीक है, तो आपको दिखाई देंगे अगले धंगदेव। नेक्स्ट किंग के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे राजा धंगदेव। अब जब हम राजा धंगदेव की बात करते हैं तो ये क्या है? ये आपको दिखाई देंगे 954 से लेकर के, ठीक है, कितने? 954 ईस्वी से लेकर के 1002 ईस्वी तक। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसने क्या किया? इसने जो है प्रतिहारों की कमजोर हो चुकी सत्ता को अस्वीकार कर दिया और सामंत बनकर के रहना इसे मंजूर नहीं था। इसने स्वयं को क्या कर दिया? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किससे? तो प्रतिहारों से। ठीक है, इसने क्या कर दिया? प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रतिहारों को स्वयं से स्वतंत्र कर लेता है। प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और इसका सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुआ धंगदेव। ठीक है, धंगदेव क्या है? तो धंगदेव आपका चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा है। सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, ये आपको कैसा दिखाई दे जाएगा? मैजेस्टिक किंग दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये क्या है? आपका मैजेस्टिक किंग के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। मैजेस्टिक किंग के रूप में देखने को मिलता है, सबसे प्रतापी राजा देखने को मिलता है। इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? प्रतिहारों से स्वतंत्र करा लिया। मतलब आपको क्या दिखाई दे जाएगा? अगर पूछ दे कि यहां पर चंदेल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताना? धंगदेव है। धंगदेव ने क्या किया? वास्तविक रूप से प्रतिहार से क्या कर दिया? अपने आप को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र चंदेल वंश की नींव रख दी। ठीक है, क्या कर दी? स्वतंत्र चंदेल वंश की नींव रख दी। और साथ ही क्या किया इसने? चंदेल वंश की स्वतंत्र नींव रखी, साथ ही साथ इसने जो राजधानी खजुराहो को बनाई, खजुराहो को राजधानी बनाया। इससे पहले क्या थी राजधानी? कन्नौज थी। इससे पहले आपको क्या दिखाई देगा? कन्नौज। कन्नौज इनकी क्या है? राजधानी है। लेकिन इसने क्या कर दिया? कन्नौज से अलग करके क्या बना दिया? अब जो है खजुराहो को कैपिटल बना दिया। तो इसी के टाइम पर आपको दिखाई देगा इसने काम क्या किया है। इसने काम किया, जो आप ये खजुराहो देखते हैं, इस खजुराहो में इसने सबसे पहला काम किया, विष्णु टेम्पल का निर्माण किया। विष्णु टेम्पल के साथ साथ इसने निर्माण किसका कर दिया? तो इसने निर्माण कर दिया यहीं पर पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का। एक तो आपका पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है, क्या किया? पहला पार्श्वनाथ मंदिर का और दूसरा विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसने क्या किया है? तो इसने बिल्ड किया, एक तो आपका पार्श्वनाथ और दूसरा किसका निर्माण कर दिया? तो दूसरा निर्माण कर दिया आपका विश्वनाथ। अभी पढ़ाऊंगा उनके बारे में भी। ठीक है, तो आपको एक क्या दिखाई दे जाएगा? पार्श्वनाथ दिखाई दे जाएगा और दूसरा कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है बार बार कि पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है। इस बात को याद रखना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज बिल्ड पार्श्वनाथ मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दिया? पहला क्वेश्चन निकालो इससे। दूसरा क्वेश्चन क्या? सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है? तो प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र किसने किया? इसने।
स्वतंत्र चंदेल वंश की नींव किसने रखी? राजा धंगदेव ने रखी। खजुराहो को राजधानी किसने बनाया चंदेल वंश की? यहां से क्वेश्चन निकल करके आएगा कि सर्वप्रथम जो है खजुराहो को चंदेल वंश की राजधानी किसने बताया? तब आपको क्या बताना है? धंगदेव ने। इसके बाद क्या है? पार्श्वनाथ जो टेम्पल हम देखते हैं, पार्श्वनाथ टेम्पल की स्थापना किसने की? तो पार्श्वनाथ टेम्पल की स्थापना भी आपको करते हुए धंगदेव दिखाई देंगे। ठीक है, खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया पूछेगा, तब भी आपको क्या बताना है? तब भी आपको बताना है राजा धंगदेव ने। इतनी बातें याद रख करके चलो, क्योंकि यही आपके पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी रीजन से आपको क्या दिखाई देता है? क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो इसे हमेशा क्या करना है? आपको ध्यान देते हुए चलना है। इसके बाद इसने क्या किया? तो इसी के समय पर एक अभियान हुआ। ठीक है, राजा धंगदेव के समय में अभियान हुआ किसका? सुबुक्तगीन का। और सुबुक्तगीन के खिलाफ इसने क्या किया था? सहायता प्रदान की थी। ठीक है, इसने साथ में क्या किया? सुबुक्तगीन मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, सुबुक्तगीन का आक्रमण हुआ और सुबुक्तगीन के खिलाफ इसने क्या कर दिया? सहायता दे दी हिंदू राजा को। ठीक है, किसे सहायता दी? तो नाम था जयपाल को। जयपाल को सहायता प्रदान की। क्या कर देता है? जयपाल को सहायता प्रदान कर देता है। अब देखो इसने क्या कर दिया? जयपाल को सहायता प्रदान कर दिया। इसके बाद जब ये 100 ईयर ओल्ड हो जाएगा, मतलब ये अपनी उम्र 100 साल से ज्यादा जी लेता है। ठीक है, इसने जब 100 वर्ष पूरा कर लिया, तो 100 वर्ष पूरा करने के बाद जो आप त्रिवेणी देखते हैं, गंगा यमुना का संगम। ठीक है, कहां पर? गंगा यमुना के संगम पर ये गया और वहां जाकर के क्या करता है? जल समाधि धारण कर ली। क्या कर लिया इसने? जल समाधि धारण कर ली। हाँ बिल्कुल, कन्नौज के हैं प्रतिहार। कन्नौज का राजवंश है जिसका नाम है प्रतिहार। इसीलिए तो इनकी शुरुआती राजधानी क्या है? कन्नौज है ना। बुंदेलखंड रीजन जो आप इनको देखते हैं, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में आप किसको देखते हैं? बुंदेलखंड रीजन में आप चंदेलों को देखते हैं। ये कन्नौज के जो आपको क्या दिखाई देते हैं? कन्नौज का है प्रतिहार राजवंश। उसी प्रतिहार राजवंश के ये क्या है? सामंत हैं। ठीक है, ये क्या थे शुरुआत में? ये सामंत के रूप में दिखाई दे जाएंगे। ये क्या है? पंचम लाल जी जयपाल से बहुत परेशान आए हैं, समझा नहीं? ठीक है, तो ये किसके रूप में दिखाई दे जाएंगे? आपको कन्नौज से दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रतिहार कहां से है? तो कन्नौज से है। तो प्रतिहारों से स्वयं को स्वतंत्र करा लिया। और क्या करता है? इसकी जब उम्र हो जाती कितनी? 100 साल। ठीक है, 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ये राजपाट से संन्यास ले लेता है। संन्यास लेकर के कहां चला जाता है? गंगा यमुना के संगम चला जाता है, मतलब प्रयागराज चला जाता है। और प्रयागराज में जाकर के क्या करता है? जल समाधि धारण कर लेता है और अपने शरीर को त्याग देता है। तो राजा धंग जो है इस पूरे के पूरे चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। और ये क्या करता है? अपनी, हाँ ये क्वेश्चंस हैं आपके, जो क्वेश्चंस मैंने आपको निकाला उस क्वेश्चन को आपने दिखाया। ठीक है, हाँ चलो अब क्या करते हैं? आगे की बातें हम क्या करेंगे? हाँ, कमजोर पड़ चुके जो है प्रतिहार राजवंशों को से ये क्या हो चुका था? परेशान हो चुका था। और परेशान होकर के क्या करता है? प्रतिहारों की सत्ता को अस्वीकार कर देता है और एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है और स्वतंत्र राजा के रूप में दिखाई देता है, चंदेल के रूप में। अगला कल हम स्टार्ट करेंगे राजा गंडदेव से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विद्याधर को और उसके समय देखेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण को। और ये सारी बातें हम कल की क्लास में
कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, शुक्रिया, आप लोग बने रहे। और जल्दी से आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही बधाई देता हूं कि आप लोग क्या करो, अच्छे से तैयारी करो। अच्छे से तैयारी करके आप लोग क्या कर लो, सिलेक्शन ले लो और साथ में जो है नौकरी पा जाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे जाएगा, नौकरी पा जाओगे तो ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, ओके, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर आप सभी को, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।